बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशालत नाम और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। आज की आगाज़ की दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपको पता है नाज़रीन कि अब चांद पे, मरीख पे बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है। कुछ रोज़ पहले हम बता रहे थे कि आपको एक एटमी बिजली घर बनाया जा रहा है चांद के ऊपर, और मरीख के ऊपर नाज़रीन अब पोशीदा समुंदर दरियाफ्त करने का दावा साइंसदानों की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और इस तहकीक के मुताबिक मरीख की सुर्ख और सूखी सतह के नीचे बहुत सारा माया मौजूद। अरबों साल पहले मरीख पर दरिया बहते थे, झीलें मौजूद थी। ये तहकीकात कह रही हैं जनाब, हम नहीं कह रहे। लेकिन जैसे जैसे मरीख का माहौल ख़राब हुआ और उसका हिफाजती मकनातीसी मैदान ख़त्म हुआ तो पानी ज़मीन की सतह से गायब होता चला गया। जैसे अभी हमने अपने पानी को इतना कम कर दिया है, जो हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी है, कि आने वाले दिनों में लगता है हमारे दरिया भी खुश्क हो जाएंगे, तो समंदर भी खुश्क हो जाएंगे, हम भी मरीख बन जाएंगे। मरीख पे एलियंस हैं, वो भी पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब जानना बाकी है। लेकिन कुछ खला में उड़ गया, कुछ बर्फ़ बन गया और कुछ चट्टानों में जज्ब हो गया। इस वजह से वहाँ पे ये मामला बना है जनाब। और साइंसदानों के हिसाब के मुताबिक जो पानी नज़र नहीं आ रहा वो इतना ज़्यादा है कि पूरे मरीख को 700 से 900 मीटर गहरे पानी में ढक सकता है। तो ये पता चलाना कि मरीख के नीचे पानी मौजूद है बहुत अहम है, और इससे हमें मरीख की माजी की कहानी समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है। जी हाँ, वहाँ कभी ज़िंदगी थी, ये बताती है कि मरीख के ऊपर अगर पानी मौजूद था तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ज़िंदगी भी मौजूद थी। और अगर मुस्तकबिल में इंसान मरीख पर आबाद होना चाहे तो ये पानी उनके काम आ सकता है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से दुनिया में इस वक्त जगह तंग होती जा रही है, आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, पॉपुलेशन हम देख रहे हैं डे बाई डे इजाफा हो रहा है, बीमारियाँ, पानी की कमी, और यहाँ पर जिस तरह से क्राइसिस का शिकार है, तो आवाम ने अब मरीख पर ही कमन डालनी और मरीख पर जिंदगी आसान हो जाए। मरीख पर जाएंगे कैसे, फिर वहाँ पे रहेंगे कैसे? चलें पानी अगर मिल भी जाए रॉकेट के जरिए भेजेंगे, आप परेशान नहीं आप, यानी कि किसी ना किसी तरीके से मुझे यहाँ से भेजना चाह रही हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ इशाल, इस चीज़ को समझिए। हम दोनों वहाँ से बैठ के मॉर्निंग शो करेंगे। चलें पानी वहाँ पे मिल भी जाए, ये साइंसदान जो है, वैसे साइंसदान ही पाए गए हैं, लेकिन पानी मिल भी जाए तो वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे बाकी अनाज, ये सारा कुछ, तो ये मेरे ख्याल में आने वाले बहुत सदियाँ चाहिए इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल ये एक नई सोच आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मौका मिला तो हम जरूर जाएंगे जी मरीख पर, और कोई और जाए ना जाए इशाल तो मुझे वहाँ पर भेज कर मैं खुद भी जाऊंगी जनाब मरीख पर, क्योंकि जिंदगी खासी आसान। चले बहरहाल ये नोकझोंक चलती रहेगी। हम आते हैं टॉप 5 स्टोरीज की तरफ। नाज़रीन, आम जो आपके हमारे सबके फेवरेट हैं, 20% इसमें कमी का सामना है। रवां सीजन में आम की पैदावार 14,40,000 टन रहने का इम्कान है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। कमी क्यों हो रही है, इसमें तो इजाफा होना चाहिए था। इस पर आज तफसील से बात करें। उसके बाद आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि नौजवान नस्ल में मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान, नौजवानों में आइस के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजूहात क्या हैं, किस तरह से इसमें कमी लाई जा सकती है, और इसके नुकसानात क्या हैं, इस पर भी तफसील से होगी बात। जी जनाब, ये आइस वो बर्फ़ वाली आइस नहीं है जो आप मशरूबात में डालते हैं, ये नशा आवर आइस है जिसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स में, यूथ में बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा तशवीशनाक मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि बच्चों को गुड टच और बैड टच की पहचान कैसे करवाई जाए, कैसे उन्हें सिखाया जाए, क्योंकि अगर वो आपसे सीख जाएं तो ये बेहतर है, बजाय इसके कि उन्हें बाहर से पता चले, माशरे से पता चले, और खुदा ना खास्ता किसी बैड एक्सपीरियंस से पता चले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को इससे रोशनास करवाया जाए। उसके बाद आपको बताएंगे कि चेहरा शनासी क्या है, किसी का झूठ कैसे पकड़ा जाए, और इंसान के कितने चेहरे होते हैं, इस सारे पर भी तफसील से माहिरीन की राय देंगे। और आपको बताएंगे कि हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, किस उम्र के लोग क्या एहतियात करें, क्योंकि गर्मी पूरे जोबन पर है, सूरज लगता है सवा नेज़े पर आ चुका है और पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में है। कुछ क्लाइमेट चेंज है, कुछ वैसे ही पाकिस्तान के अंदर गर्मी की शिद्दत उमूमन देखी जाती है इन महीनों में। तो किस तरह से इस पर ओवरकम करना है, किन किन लोगों को इसको ज़्यादा मोहतात रहना है इस गर्मी से निपटने के लिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं, आप हम सभी के पसंदीदा आम जो हैं वो ख़ास होते जा रहे हैं, और जो वैसे भी जो चुनिंदा आम होते हैं, जो ख़ास और बेहतरीन आम होते हैं, वो तो वैसे ही एक्सपोर्ट हो जाते हैं, हमारे हिस्से में आते हैं बचे कुछ, और उसमें भी कमी हो जाए तो वो तशवीश की बात तो है। बिल्कुल जी, और ये आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह का एनवायरमेंटल चेंज है और जिस तरह की खुश्क साली हो रही है, बारिशों की कमी है, फिर उसके बाद पानी की वैसी कमी है, उसकी वजह से आम की पैदावार में 20% कमी का सामना हमें करना पड़ रहा है। और रवां साल जो है वो अगर हम देखें सीजन में आम की पैदावार 14,40,000 टन रहने का इम्कान है। क्यों ऐसा हो रहा है, वजूहात क्या हैं, और हमारा आम जो है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी आम है, वो वाकई में दूसरे ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है और अब बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कुरैशी साहब मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब,
आम वाकई बहुत कम हो गया है। और अब तो दरख्तों पर वैसे भी आम, जिस तरह से आम घरों में लगे हुए जो दरख्त थे उनके ऊपर भी आम जो उसकी पैदावार उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो फिर जो दरख्त इतने ज़्यादा बागात हैं जो, उनके ऊपर भी असरअंदाज हुआ होगा। ये मौसमियाती तब्दीली हो गई या पानी की कमी हो गई, तो क्या किया जाए, इसके पीछे क्या वजूहात असल हैं? में बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से इसकी कमी हो रही है। एक पानी, खाद भी है और साथ एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा फैक्टर है। तो आपको पता है कि गर्मी जो बढ़ती जा रही है, तो उसके असरात जो है वो हमारे दरख्त, हमारे पौधे, इन सब पे हैं। तो बहुत देर से, बहुत अरसे से लोग कह रहे थे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि माहौल जो है वो बेहतर रह सके। बिल्कुल सही। अब ये है कि खाली आप तो आमों की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो सिट्रस है वो भी इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक तो हमारी मार्केट उस वजह से भी डिस्टर्ब हुई कि लोग जो हैं वो पसंद करते हैं सीडलेस। तो इन्होंने खैर सीडलेस बना तो लिए हैं, आम नहीं, वो सिट्रस की बात कर रहा हूँ। तो आम की जहाँ तक बात है तो उसके ऊपर अयूब रिसर्च, एग्रीकल्चर अयूब रिसर्च जो अदारा है वहाँ तहकीक हो रही है। ठीक है। और ऐसी वैरायटी ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो गर्मी बर्दाश्त कर सके। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब के, जिस तरह सिट्रस है वो जारी बात है इफेक्ट होगा गर्मी और क्लाइमेट चेंज के साथ उस पर है, लेकिन आम के बारे में सुना जाता है, आप इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आम को तो गर्मी चाहिए, अगर गर्मी सही ना पड़े तो वो उससे अफेक्ट हो जाता है, ना कि गर्मी ज़्यादा पड़ने से, बल्कि उससे तो अफजाइश इसकी ज़्यादा होनी चाहिए बेहतर। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले साल जब ज़रा थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा पड़ी, उस पर उसका भी इफेक्ट आया। मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं, तो ऐसे ही ये है कि गर्मी में तो ये पक जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा भी गर्मी नहीं, उससे जल भी जाता वो है। जो हमारे पौधे हैं, बूर लगने का टाइम होता है, अगर उस दौरान बारिशें ज्यादा हो रही हैं या उस दौरान मौसम उसके लिए मुवाफिक नहीं है तो वो भी तो बूर ही नहीं लगेगा, फिर उसके बाद फल कैसे बनेगा? तो इसका जो सलूशन है ना, जो हल है, वो महकमा ज़राअत के आजकल जो हमारे साइंसदान हैं वो बहुत ही लाइक लोग हैं। मैंने खुद 20 दफ़ा विज़िट किया है इनका रिसर्च सेंटर, और हैरान होता हूँ कि इतने बड़े लोग कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। चावल हो, आपकी वीट है, आपके मेज़ है, या आपके फल हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तहकीक हो ही नहीं रही। नहीं। अच्छा, नहीं। वो यही कमी है कि महकमा ज़राअत वालों से मैं कहूँगा कि उनके जो नए डीजी साहब आए हैं उनका अपना ही वर्जन है। वो कह रहे हैं जी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब आपने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, भाई आप उन लोगों को, आम लोगों को दिखाएंगे हमारी जो वो रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर ही पता चलेगा ना। बिल्कुल सही। और रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए डॉक्टर साहब, रिजल्ट भी तो जी, रिजल्ट आना चाहिए। फिर वापस मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि कौमों में, मुल्कों में ऐसे बहरान पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल, तो फिर जो विजनरी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उसको मैनेज कर लेते हैं। अब इसका एक ही सलूशन है, क्योंकि गर्मी को तो हम नहीं रोक सकते। अब देखें, मेन चीज़ है कि किसी भी मुल्क का 25% जो है वो जंगलात होने चाहिए। पाकिस्तान तो 4.5%, बहुत कर लें तो प्राइवेट भी डाल लें तो 5% कर लें। मुल्तान के अंदर तो जो बागात थे, मुल्तान से क्योंकि आम आता है, और मुल्तान के अंदर तो जो आमों के बागात थे वो बहुत हद तक काट दिए गए हैं। वहाँ पर तो कंक्रीट के जो एक बड़ा जंगल है वो खड़ा कर दिया गया है। ये एक सेपरेट इशू है कि कॉलोनीज आबाद हो रही हैं। बहरहाल एक वजह तो है, वजह तो है, लेकिन ये है कि जो बागात काटे गए हैं वो तो बहुत पुराने थे और बहुत ज़्यादा भरपूर उन पे प्रोडक्शन थी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ तो बनती है, नए बागात लगाया जाना या फिर उनकी जगह पे सोसाइटियाँ काट दी जाना। नहीं, वो तो खैर एक गवर्नमेंट लेवल पे बात है, इस पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं चूँकि 33 ईयर से इसी में इन्वॉल्व हूँ, रेडियो पाकिस्तान में भी मेरे पास राती प्रोग्राम था, तो ये बात जो है ना कि अगर आपने एक दरख्त को वहाँ से ख़त्म किया है तो उसकी जगह कम से कम 10 दरख्त जो है वो लगा देने चाहिए। बिल्कुल बनता है, तो फिर तो एक सर्कल बन जाएगा। तो बारकफ जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो आपका एक जहन है कि ये 20%
ये तो 20% से भी बढ़ जाएगा अगर नई वैरायटीज़ ना आई। ये दरख्त जो हैं ये तो पुराने तर्ज के दरख्त हैं, ये तो टेम्परेचर इतना ही यानी उस पर सेटल है, उसके ऊपर होगा तो वो प्रोडक्शन नहीं देंगे। जो हमारी क्वालिटीज़ हैं डॉक्टर साहब, उसमें भी तो दो राय नहीं है। जो हमारी जरखेज़ मिट्टी है, जो यहाँ का पानी है, वो इतना मुआफ़िक है कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। जो रसीला आम, जो जानदार जायका यहाँ पे पाया जाता है, वो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलता हो, इसी वजह से इसको इतना पसंद किया जाता है। तो आपको लगता है कि अगर तहकीक के साथ इस जो अल्लाह ताला की नेमत है या तोहफ़ा है पाकिस्तानियों के लिए, उन दोनों को मर्ज कर लिया जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है? 20% या उससे ज़्यादा कमी तो क्या, हम अगर इसमें कई गुना इजाफा कर दें तो ना सिर्फ अंदरूनी डिमांड पूरी हो बल्कि दुनिया में। सोचने वाली बात ये है ना कि आपका पड़ोसी मुल्क जो कि वो बंद कर रहा है हमारे दरिया, डैम्स, तो जो पानी नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन कहाँ? तो अब ये है कि मैंने आज सुबह ही देखा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या हमारी पाक फौज ये तो नहीं होने देंगी। जो एक मुआहदा हुआ है, जो एक तयशुदा है, वाटर ट्रीटी, तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हक तलफी तो हम नहीं होने वो तो हक है हमारा। बिल्कुल। तो अगर पानी हमसे ये छीन लेते हैं तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, फिर तो सारी क्रॉप्स ही मुतासिर हो सारी क्रॉप्स ही मुतासर हो गई। इसका मतलब है कि इसके चांसेस नहीं हैं, तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। आप और कह रहे थे कि ज़राअत पानी के का अंदर जो काफ़ी तहकीकात हो रही। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पानी का जितने भी इस वक्त नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देखें ये इन्वायरमेंट वालों ने काम शुरू किया है कि गाड़ियाँ लोग धो रहे हैं, पानी खुला इस्तेमाल हो रहा है, बाहर रैंप धोए जा रहे हैं, गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। अब ये है कि पानी कतरा कतरा बचाना पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मसला है। पानी पूरे वर्ल्ड में कम होता जा रहा है। आप तो शुरू में बता रहे थे मरीख का, जब आप निकला है, अब तो ये है कि वहाँ से लेना पड़ेगा। तो बाकी ये है कि अगर हम अपना पानी को जी जो रिसर्च की आप बात कर रहे थे कि ज़रूरी इदारा इस वक्त बड़ी रिसर्च कर रहा है, नई नई प्रोडक्शन, नई नई चीज़ों के ऊपर इनोवेशन उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखें तो हमारे तो आम की प्रोडक्शन, हमारी किन्नू की प्रोडक्शन, हमारे बाकी अजनास जो हैं, हम कपास बहुत बड़ी पैदावार थी हमारा मुल्क बहुत अच्छी अजनास में से वो उगाता था कपास, वो कम होती चली जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वाफर मिकदार में उगाते थे, अब उसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। हम देखें तो हमसाए मुल्क की अब बात कर रहे हैं, नारियल जो कि वहाँ पर समंदर किनारे इस कदर बागात लगे हुए हैं और उसने समंदर से पानी लेना है, उसने आपका ज़्यादा पानी नहीं खींचना है और वहीं पर वो लगाया जा सकता है। हमारे पास भी मौजूद है साहिल, समंदर हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन तवज्जो नहीं है। तो वो जो रिसर्च हो रही है वो किस चीज़ पे कर रही है हमारी? बिल्कुल सही है। मैं आपके लिए एक खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। पिछले दिनों मैं छांगा मांगा प्रोग्राम करने गया था PTV की तरफ से, तो वहाँ देख के मैं बहुत खुश हुआ और मुतासिर भी हुआ। अच्छा। कि एक दरख्त आपने भी नाम सुना होगा, टाली का दरख्त ना, बहुत उसके फर्नीचर वगैरह, तो वो उसे कोई प्रॉब्लम आ गई थी कोई 20-30 साल पहले, बीमारी आ गई। ठीक है। तो वो नहीं ठीक हो सकी, वो बीमारी नहीं ढूंढ सके, तो उन्होंने ये किया है कि उसका अल्टरनेटिव उन्होंने दरख्त बना लिया। ओके। तो मैं इतना खुश हुआ हूँ कि सागवान का नाम आपने सुना होगा, बड़ी कीमती लकड़ी, बर्मा और फर्नीचर में सबसे महंगी हाँ जी होती है। पाकिस्तान कामयाब हो गया। वो उसकी इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतने दरख्त लगाए जा रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि जिस रफ्तार से जंगलात वाले काम कर रहे हैं, आने वाले अंदर अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड लेवल का मुकाबला है जिसमें पाकिस्तानी कंपनी ने वो विन किया है अवार्ड जी जैतून की प्रोडक्शन में। तो काम तो हो रहा है, लेकिन ये जो पानी वाला मसला है ये बड़ा गंभीर है। तो क्या इस पर भी रिसर्च हो रही है कि कम से कम पानी की दस्तयाबी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देखिए जी, पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो चावल की फसल है जी, तो आपको पता है कि वो तो होता ही पानी में है। इन्होंने अब एक ऐसी चावल की किस्म तैयार की है जो बहुत कम पानी में तैयार हो जाता है। अच्छा, अब मुख्तलिफ इजनास हैं और ये जो वाटर मैनेजमेंट का इनका जो अदारा है, शोबा है, तो वो कहते हैं कि थोड़े पानी से
आप ज़्यादा प्रोडक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ही मैं थोड़ी सी बीच में ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सफ़ेदे के दरख्त जो कि पानी को ज़ेर ज़मीन पानी को चूसते हैं और उसकी सतह को कम कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर अभी गौर नहीं किया कि हमें वो दरख्त कम से कम लगाने चाहिए और जहाँ पर लगे हुए हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बहुत नीचे जा रही है। आप दुरुस्त कह रही हैं कि आप मोटरवे पे सफ़र करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा है वो, तो वो वाकई पानी सारा ज़मीन से लेके तो ऊपर एवेपोरेट कर देते हैं। तो इनकी ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पर ऐसी ज़मीनें हों जहाँ ज़रूरत है कि सेम ज़दा है तो वहाँ ज़मीन की दुरुस्तगी के लिए। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूँ कि महकमा जंगलात वाले इस पे काम कर रहे हैं और उसको बहुत कम किया जा रहा है और ऐसे दरख्त ये खुशाइन है कि काम जो फ्रेंडली हो रहा है। जी सो मच डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, आपकी तशरीह का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो रिसर्च हो रही है इसका फ़ायदा होगा और आम और दीगर अजनास की फलों की प्रोडक्शन में बेहतरी देखी जाएगी। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज अभी बाकी हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। हमारा मौजू इस बार बहुत ही अहम है और बच्चों के साथ ज़्यादती के जो नाज़रीन मामलात हैं वो ख़बरें तो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और उसकी ज़ीनत बनती हैं। हम में से अक्सर कारीन ऐसी ख़बरों में ख़ास दिलचस्पी भी लेते नज़र आते हैं, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को इससे आगाही देना कि गुड टच बैड टच क्या होता है, इससे पहले कि वो ज़माने से ख़ुद सीखें, सोशल मीडिया के जो इसके अंदर हर तरह का कॉन्टेंट मिल रहा है उससे सीखें। पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मरियम नवाज़ साहब ने, और बच्चों को ये अवेयरनेस देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे खुद से ये समझ सकें कि उनको अगर कोई टच कर रहा है तो वो बैड टच है या गुड टच है, और बच्चे अपनी हिफाजत खुद भी कर सकें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जिनसे मिल रहे हैं वो उनके लिए किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का उनके लिए अपनी फीलिंग्स रखते हैं, इसलिए आपको अपने बच्चों को समझाना होगा। हमारे साथ ही मौजूद हैं सना मुनीर साहिबा, माहिर तालीम है। वेलकम के सना आपको। थैंक यू सो मच। सना, आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है हर माँ बाप के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब बच्चे हम माँ बाप बन जाते हैं, हमारे बच्चे सोसाइटी में भी निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये वहम और ये परेशानी सताने लगती है कि कहीं हमारा बच्चा किसी ऐसी सोहबत में तो नहीं बैठ रहा, क्या हमारा बच्चा किसी ऐसे रिश्तेदार या किसी ऐसे बंदे से तो नहीं मिल रहा जो उसके लिए कोई गलत इंटेंशन रखता है, कोई बुरी सोच उसके लिए रखता है। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से इससे आगाही दें कि ये बैड टच है, ये गुड टच है, और किस एज से स्टार्ट करें? आई थिंक जब थोड़ा सा बच्चा जब ग्रो अप होता है, मतलब जब 2-3 साल का होता है, जब देखेंगे ये जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, माँ की, तो जब बच्चा थोड़ा सा समझते हैं कि मतलब थोड़ा समझने के काबिल हो गया, ही इज़ एबल टू लिसन, तब से आप बच्चे को ये सिखाना शुरू कर दें। बिकॉज देखिए मैं समझती हूँ बच्चा जब ग्रो होगा उसका इंटरेक्शन मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स के साथ होता है, ठीक है। अब वही बात है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बच्चों को तो नहीं आइडिया, बिकॉज हमारा बीइंग पेरेंट्स, बीइंग सोसाइटी, बीइंग एल्डर्स, हमने यही कोशिश करनी है कि हम बच्चों को पर्सनल सेफ्टी दें, उनको सेफ इन्वायरमेंट दें। लाइकवाइज जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर भी बताएं कि देखें जब आपका स्ट्रेंजर्स के साथ आपका ताल्लुक हो रहा है फिर आपने किस तरीके से बिहेव करना है, बिकॉज बच्चे को तो नहीं आइडिया होता कि क्या चीज़ है। वो तो देखें सबको समझ, सारे बच्चे लोग प्यार करने वाले हैं, वो तो उसको बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, वो कोई प्यार करे वो समझते हैं जी बच्चे खुश हो जाते हैं, वो कैंडी दे बच्चा खुश हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये जो कैंपेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। पहले भी चल रही थी कैंपेन्स, लेकिन प्रॉपर इसको एक शक्ल देना कि जी मतलब इसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि बच्चों को किस तरह, और स्पेशली पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चों को समझाएं। बिकॉज देखें चाइल्ड अब्यूज़ इट्स नॉट अ गुड थिंग, बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ होता है, बच्चों को गलत जगह पर टच किया जाता है, तो आई थिंक ये जो स्टेप इट्स वेरी पॉजिटिव। यकीनी तौर पे बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ और भी बताइएगा सना साहबा कि एज कौन सी मुनासिब है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ये हिचकिचा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा भी बहुत छोटा है, ऐसी बातें इसके साथ। आई थिंक एज में नहीं, जैसे कहा ना कि जब बच्चा थोड़ा समझ के काबिल हो जाए फिर बच्चे को बताएंगे सिर्फ आपके पेरेंट्स जो हैं या आपकी मदर या फादर सिर्फ आपको उन एरियाज पे टच कर सकते हैं, लेकिन कोई और टच करे तो आपने शोर मचाना है, आपने बुलाना है, हेल्प के लिए कॉल करनी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब बच्चों को आप एजुकेट नहीं करेंगे तो गलत तरीके से आपको टच कर रहा है, चाहे मेल बच्चा है फीमेल बच्चा, बच्चे को पता नहीं कि मैंने किस तरह बोलना है। सम टाइम बच्चे बहुत डर जाते हैं, बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सम टाइम बच्चों को इतना खौफ होता है कि इफ़ यू टेल आवर पेरेंट्स तो हमारे पेरेंट्स हमें मारेंगे, डांटेंगे। तो ये बेसिकली आपने बच्चों के साथ मदर का और आपके जो पेरेंट्स हैं उनका बॉन्ड इतना क्लोज होना चाहिए कि बच्चा आपको खुद पता है कि हाँ जी मुझे इसने इस तरह टच किया है। नॉर्मली ये एक इंप्रेशन है जी, अगर कोई इस तरह बच्चे डरते हैं, ख़वातीन लड़कियाँ खास तौर पे ना,
इतनी वो नहीं होती, शाय होती हैं बच्चे, समटाइम कॉन्फिडेंस बच्चे में नहीं होता कि बताएं कि हाँ हमें किसी ने इस तरह टच किया। बच्चा तो सबको एक जैसा समझ रहा होता है, बच्चों को तो नॉलेज नहीं होती। कॉन्फिडेंस देना अपने बच्चे को, जिससे आपने कहा कि बच्चा डर जाता है, वो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता, उसे होता है कि पेरेंट्स मारेंगे। ये अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना कि बच्चा आपके साथ शेयर कर सके। बिल्कुल। किसी का कोई भी रवैया हो, वो अच्छा हो बुरा हो, उसने कोई आपके साथ लूज वर्ड इस्तेमाल किया है, कोई ऐसी टॉक की है या आपको कहीं टच कर दिया है, तो पेरेंट्स के ऊपर उसे इतना यकीन हो कि मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूंगा और मेरे पेरेंट्स मेरी बात पर यकीन करेंगे, उसको बुरा नहीं समझेंगे। वो ये नहीं कि उल्टा उसको डांटे। नॉर्मली बच्चे इसलिए भी शेयर नहीं करते ना, चलिए अगर बच्चे जा रहे हैं 8 या 10 साल का बच्चा अगर ये कुछ चीज़ फेस कर रहा है, वो डर के मारे नहीं बताएगा कि जी मैं बताऊंगा शायद मेरे पेरेंट्स मुझे डांटे, मुझे मारेंगे। और फिर वो जो अब्यूजर होता है वो भी कह रहा होता है तुमने बताया तो मैं फिर तुम्हें भी जो ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बच्चा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, साइकोलॉजिकली वो ट्रॉमे में चला जाता है। अब आप देखते हैं कि ये जो आई थिंक अवेयरनेस कैंपेन है, ये बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे समझते सारे बड़े बड़े। ये जो कैंपेन का आप तस्करा करेंगे बहुत ही अच्छी है, मरीम नवाज साहब ने इनिशिएटिव लिया है। इसमें किस तरह से कवर किया गया है इस मौजू को, किस तरह से आगाही दी जा रही है और किस तरह से फिर गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है? आई थिंक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पहले भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब ये कि उन्होंने बेसिकली बच्चों को समझाने के लिए दे हैव डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी, एनिमेटेड स्टोरीज बना दी ताकि बच्चों को खुद समझ आए, बच्चे देखें, इंटरेस्ट टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, किस तरह से विजुअली भी बता रहे हैं और फिर कैंपेन्स वैसे भी रन हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले जैसे एनिमेशन, मतलब आप एनिमेशन जो टूल्स हैं वो यूज़ ज़्यादा लेते हैं ना, वो समझने में उनको एग्जैक्टली सोशल मीडिया के थ्रू एक्सप्लेन करें, थ्रू स्टोरीज एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिर क्लास में भी डेमोन्स्ट्रेशन होती है। देखिए होता पता क्या है, आपने कभी कोई वाकया हो गया अनफॉर्चुनेटली तो आपने 1 या 2 दिन तो चला लिया, उसके बाद आप भूल जाते हैं, इट गोज बैक, इट गोज बैक। अब इस चीज़ को कंटिन्यूस बनाना ताकि बच्चों में अवेयरनेस हो, बच्चों को समझ आए कि हमसे कौन किस तरह का बिहेवियर रख रहा है, हमने उसके लिए आवाज़ उठानी। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग, लेकिन जब चाइल्ड अब्यूज़ होता है बच्चे को बताना चाहिए कि हाँ जी ये हमने बोलना है, हमने इससे छुपाना नहीं है। वी डोंट नीड टू गेट स्केयर्ड। केसेस की बात करें कि इस तरह के कोई वाकयात हो जाते हैं, तो हमने देखी बहुत सारी स्टोरीज उठाकर इस तरह की देखी जो कि मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई। कुछ तो ऐसे केसेस थे जिनमें अपने ही आपके स्टाफ मेंबर, बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि आपके मुलाजिम भी आपके साथ करते हैं। देखिए फिर वही बात होगी, सबसे पहले पेरेंट्स को तो ध्यान रखना है ना कि जी हमने तो हमारे घर में हमारे बच्चे के करीब कौन कौन जा रहे हैं, अब बच्चे को पता ही नहीं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मुलाजिम जो हैं समटाइम्स उनके साथ बच्चों की मेड्स होती है, अगर मदर वर्किंग है तो वो थप्पड़ लगा रही है बच्चों को, थप्पड़ मार रही है, फिर वो इनअप्रोप्रिएटली वो टच भी बच्चों को करे, बच्चे को तो नहीं पता। तो बच्चे अगर कोई कॉन्फिडेंट होगा बताएगा जी इसने मुझसे इस तरह की, फिर तो ज़रा मुलाजिम को निकाल देते हैं। लेकिन ये भी आपको बच्चे को एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट कि इससे मुझे इस तरह टच किया है, बिकॉज ही इज़ नॉट माई पेरेंट। तो ये चीज़ें वाकई घर के अंदर, और आपके जो रिश्तेदार हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, खासतौर पर लड़कियां, मतलब ये कोई कहना चाहिए कि लड़कियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएं 7-8 ईयर्स की, दे शुड नॉट सिट ऑन द लैप ऑफ अ मेल रिलेटिव के। आपने गोद में नहीं बैठना, आपने अपने मेल कजन से दूर रखना है। कोई दादा चाचा व्हाटएवर कोई भी रिश्ता जो भी है, लेकिन लड़कियां बड़ी हो रही है, इवन लड़के भी, तो आपको थोड़ा सा ये केयरफुल होना चाहिए। तो पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए। आई थिंक इसके बगैर तो अगर आप नहीं करेंगे, देखिए बच्चे बहुत वल्नरेबल स्टेट पे होते हैं, आप नहीं करेंगे तो बच्चा तो फिर आपका गया फिर। अच्छा, पेरेंट्स में से माँ और बाप, बच्चे किसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, किसकी बात को ज़्यादा सीरियस लेंगे या किसको ज़्यादा अपना रोल प्ले करना चाहिए? आई थिंक दोनों करना चाहिए, मदर एंड फादर दोनों को, क्योंकि मदर फादर ही बच्चे के वो हैं जो ओनर है ना एक तरह के। अच्छा, क्योंकि ये होता है ना कि यूजुअली माएँ जो होती हैं वो बेटों को नहीं उस तरह से समझा पाती हैं, बेटियों को समझा लेती हैं, और फिर फादर भी क्योंकि बाप को पता है कि तो आप बाप से ज़्यादा वो हो जाएंगे। आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि बाप बेटे को कौन समझाएगा और बेटी किसने समझाना है। ज़रा जब लड़की है तो फिर मदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन हम लोग ना बहुत लेट बताते हैं इन चीज़ों के बारे में बच्चों को। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि एज जितना जल्दी बताएंगे, स्कूल में बड़े लाइट तरीके से बताते हैं। और मैं आई वॉज वॉचिंग सम वीडियो चाइना के अंदर कि वो एक बच्चा आता है, वो ना बच्चों को ट्रेन करते, काफ़ी छोटे किंडरगार्टन के बच्चे, 3-4 साल के बच्चे होंगे, 5 साल के होंगे। तो एक आता है बंदा, तो वो ना बच्ची को टॉफ़ी देता है, स्ट्रेंजर होता है, तो वो उसको ये डेमोन्स्ट्रेशन सिखा रहे हैं कि वो टॉफ़ी तो वो अगवा उठा के ले जाता है। अच्छा, वो बड़ा वो ना जिन बन के आता है, तो फिर एक और बच्चे को, वो बच्चे को क्लास से ले जाता है बाहर। अच्छा, बाकी बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या करना है, फिर वो दोबारा आता है, फिर कैंडीज बाकी बच्चों को दे रहा है कि कैंडी पकड़ो, लेकिन बच्चे फिर डर के मारे कैंडी नहीं लेते उससे, क्योंकि सम टाइम कैंडी के बदले बच्चों को अगवा कर ले, किडनैप कर लेते हैं, कोई चीज खिला दे। एग्जैक्टली। तो फिर बच्चों को ये समझ आती है कि हम थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस भी जो है ना, हमने ये चीज़ नहीं करनी और ये नुकसान दे हमारे। बिल्कुल ठीक है, और हमारे मीडिया को भी इसमें किरदार अदा करने की जरूरत है। इस तरह की स्टोरीज के जरिए, इस तरह के कुछ ड्रामेटाइज करके, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनिशिएटिव ले चुकी है, बहुत अच्छा इकदाम है। थैंक यू सो मच सना मीर साहबा। वेलकम। और बच्चों को खासतौर पर मेरी राय है कि कुछ मैजिकल आवर्स होते हैं रात सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और स्कूल के आने के बाद। जिस वक्त बच्चा होता है वो एक ऐसा टाइम होता है, उसके साथ गपशप करें, उसके साथ पूछें दिन का अहवाल और उसको समझाएं आसान अल्फाज में कि उसने
किन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। क्योंकि आज आप अपने बच्चों को अगर ये समझाएंगे तो उनका कल भी आप महफूज बना सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी महज़ब मुआशरे में मनशियात के इस्तेमाल और उनके असरात को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बावजूद हमारे बल्कि पूरी दुनिया में ही मनशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम देखें अभी तो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो भी नशे की लत में जो है वो लग चुके हैं और बहुत सारे रोग। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारा मुस्तकबिल है, अगर उसको हमने इस लत से ना बचाया तो हमें इसका नुकसान आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अदीला सबा साहिबा, हमारी नफ्सियात हैं, आपको वेलकम कहेंगे अदीला साहिबा। ये जो यूथ है जिसको हम अपना फ्यूचर समझते हैं और है भी सही, ये नशे की लत में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं। कुछ जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक हमारे यूनिवर्सिटी गोइंग, स्कूल गोइंग जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनको वहाँ पर मुहैया की जा रही है ड्रग्स। तो ये सूरत हाल, ये रुझान, इसको कैसे रोका जाए? जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे कॉज के लिए इनवाइट किया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि रोका कैसे जाए, इसमें यह है कि अवेयरनेस घर से शुरू की जाए इनिशियल स्टेज पे। सेकेंडली ये है कि टीचर को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके स्टूडेंट जो हैं वो डेली बेस पे उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। थर्डली ये है कि हमें किताबों में ऐसा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उनको अवेयरनेस हो कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर आप ड्रग का इस्तेमाल करते हो तो फर्दर लाइफ में इन फ्यूचरली आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अच्छा माधुर, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा कि हमारे असातिज़ा को नज़र रखनी चाहिए कि उनके बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे तो अलमिया ये है कि हमारे बहुत से ऐसे MBBS के स्टूडेंट्स हैं, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। वो पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें घंटों घंटों पढ़ना पड़ता है, 14-14, 16-16 घंटे उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो उस रूटीन को बनाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस आम बच्चों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो फिर उनको कैसे काबू करें? उसमें स्पेशली ये चीज़ को नोट डाउन करवाना चाहिए डॉक्टर्स को भी, और जो हमारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उनको हमें ये शऊर देना चाहिए कि ये चीज़ जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हो फॉर लिटिल पर्पस, ये आपको आगे जाके बहुत बड़ा ड्रॉबैक दे देगी। अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे आपको जो इसके सिम्टम्स फेस करने पड़ेंगे वो आप कवर नहीं कर सकोगे। अच्छा, ठीक है। इसलिए एक चीज़ आपने कही थी कि घरों से हमें अवेयरनेस स्टार्ट करनी चाहिए। अब बच्चों का बिहेवियर का बदलना शुरू हो जाता है, उनके मूड स्विंग्स या उनकी आदत से पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा हमारा किसी नशे की लत में जा रहा है या उसने कोई ड्रग्स जो है वो लेने शुरू कर दिए हैं। और असातिज़ा भी अगर स्कूल के अंदर उस बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, तो क्या जो आपकी ओवरऑल कंडीशन होती है या आपका बिहेवियर होता है, आपकी बोल चाल होती है, क्या उसमें भी कुछ फ़र्क आता है कि दूसरा बंदा जज कर सके, पेरेंट्स या उस्ताद? बिल्कुल। अमूमन देखा जाता है कि ऐसा पेशेंट छोटी छोटी बात पे नॉर्मली उसको पेशेंट नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि अभी वो घर के माहौल में है। जब हमें टोटली रियलाइज़ हो जाए कि जनाब ये कोई ना कोई केमिकल इनटेक कर रहा है, देन वी कंसिडर पेशेंट। उससे पहले इनिशियल स्टेज है, आप उसको रूल आउट करें कि उसकी स्लीप पैटर्न कैसा है, उसका ठीक है, उसका टॉकिंग स्टाइल कैसा है। अगर वो एक बात को ज़्यादा इम्फोसाइज कर रहा है, अगर वो रिजिड है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे बिल्कुल रिजिड है, यानी छोटी छोटी बात पे जिद बना लेना, अगर पूरी ना की जाए तो स्टबन बिहेवियर करना। इसके अलावा ये है कि उसके बिहेवियरल इशू, इरिटेशन शो करना, घर से चले जाना और काफ़ी घंटों घर वापस ना आना। स्पेशली उसका कंपनी जो है बाहर की, उसको देखें कि उसकी बाहर की कंपनी जो है वो कैसी है, उसका मिलना जुलना, उसका उठना बैठना कैसे, लोग अकेले में ज़्यादा वक्त गुजारना, बिल्कुल बंद बैठ मेजॉरिटी। अगर आप का बच्चा ज़्यादातर आइसोलेटेड है, यानी घर में रहते हुए भी एक कमरे में बंद है, पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, इवन फूड इनटेक टाइम पे नहीं कर रहा, प्रॉपरली टाइमिंग नहीं है उसकी, तो आप इस चीज़ को ज़रूर। अच्छा, अगर ये जो नशे की मुख्तलिफ अक़साम है, हम आइस का आजकल रुझान देख रहे हैं, बहुत तबाहकुन है, और हमने आइस के तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जिन्होंने अपने खून के रिश्तों को भी नहीं छोड़ा, बहनों को, माँ बाप को,
वाइफ को, बच्चों को मारने तक आ गए। एक तो ये बताइएगा कि इन नशावर अद्वियात में या चीज़ों में सबसे तबाहकुन और नुकसानदेह कौन सी है, और फिर इसके क्या क्या असरात होते हैं आपकी शख्सियत पे? क्या एक बार इस्तेमाल करने से इसकी एडिक्शन शुरू हो जाती है, लग जाती है? जी, अच्छा, उसमें जैसे आपने मुझसे पूछा कि टाइप्स हैं बहुत। जी, सबसे पहले हम इनिशियली स्टेज से बात करते हैं। अमूमन चरस, जिसको हम हैश कहते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में, जी, उसमें ये है कि उसमें पेशेंट कंसिडर करता है कि ये मामूली ड्रग है, इसको ड्रग कंसिडर नहीं किया जाता। आजकल भी आप बैकवर्ड एरिया में जाएं, गांव वगैरह में, उसमें आम लोग आपको चरस लेते हुए नजर आएंगे और वो कहेंगे ये तो कोई नशा ही नहीं है, लेकिन इसके साइकोसिस बहुत भयानक है। अगर पेशेंट को इससे साइकोसिस हो जाए, यानी अगर आप लॉन्ग टाइम हैश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसके साइकोसिस बहुत ज़्यादा होंगे। क्या क्या होंगे? और वो ठीक नहीं होंगे, यानी आप उसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, पैरानोया आपको स्टार्ट हो जाएगा, जो हम कंसिडर करते हैं सिर्फ आइस लेने से होता है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं इसके हैश के, और वो ठीक भी नहीं होते। अच्छा। आइस लेने से पेशेंट को सेम यही सिम्टम्स आती हैं, बट वो विद इन फ्यू वीक्स आपके सामने आ जाती हैं ये सिम्टम्स। मेमोरी के अच्छा, मामला मेरा एक ड्राइवर था जिसको हमने बहुत बार जाके ऐसे सेंटर में जमा करवाया कि उसकी आदत छूट जाएं, और फिर वो वापस कस्में खाना शुरू हो जाता था कि हमें वापस ले जाए, मैं अब नहीं करूंगा। ये एक बहुत उसको वापस ड्रामाई लेकर बीमारी आना, है। उसने दोबारा से शुरू कर लेना और फिर उसने उसी जगह पे पहुंच जाना, फिर उसकी फैमिली ने आके रोना धोना, फिर उसको वापस जमा करवाना। तो ये सूरत हाल जो है, ये किस तरह से फिर छुड़वाया जा सकता है? अगर कोई इस लत में पड़ गया है बहुत, अगर आप कह रही हैं कि लंबे अरसे तक वो इस्तेमाल करता रहेगा, तो यकीनी तौर पर उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो किस तरह से छुड़वाएं उसे? ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली डोपामिन रिसेप्टर जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, आप उसको रिकवरी में नहीं ला सकते हो। अब एक पेशेंट जो है, आप उसका बार बार उसको ट्रीट करवा रहे हो और वो ठीक नहीं हो रहा, इट्स मीन वो हैबिचुअल हो चुका। उसके नज़दीक जेल और रिहैब, दे आर द सेम प्लेस। इन नशों में से Same कौन सी places. ऐसी चीज़ है जो एक बार या दो बार के इस्तेमाल से ही आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं? आपने चर्स बताया, शुरू वहाँ से होता है, उसके बाद फिर कौन कौन सी इकसाम है? उसके बाद जनाब आइस ले लें, हेरोइन ले लें, आइस ले लें। फिर उसके अलावा आप देखें शीशा जो आजकल इन है जनाब, उसकी शक्ल में आप वेव ले रहे हो, वेव को आप कंसिडर करते हो कि ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल से ये बिल्कुल शीशे की तरह है। अच्छा, मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि हम बहुत इंस्पायर्ड हैं हमसाया मुल्क की मूवीज़ से, और उनके अंदर हम देखते हैं कि ड्रिंक का इस्तेमाल बिला दरेक किया जा रहा है, और हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उसी से सीखते भी हैं कि ये एक शायद स्टेटस सिंबल बन चुका है। कोकेन का इस्तेमाल उसके अंदर बहुत ज़्यादा करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि हमारे बच्चों ने भी आजकल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, क्या बाकी जो कम लो प्राइस के नशे हैं उनसे ज़्यादा हैं, या फिर ये कम असरात मरतब करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर? अल्कोहल का, कोकेन का? बिल्कुल। नशा देखें कोई भी हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि चरस, हम इसको नशा कंसिडर नहीं करते, भंग नशा कंसिडर नहीं करते, लेकिन इनके ड्रॉबैक सेम है। वो अलग बात है कि ये अपना असर दिखाने में टाइम ज़्यादा ये लगाते नशा हैं। नहीं तो क्या दवाई है? ये फिर क्या है? लोग कंसिडर यही करते लेकिन हैं दवाइयों में भी कि इस्तेमाल हमें होती है, इसको ये भांग हो ऐसा गई, ही है, चरस वगैरह हो गई। ऐसा ही है। लोग कंसिडर करते हैं कि हमें इसको लेके रिलीफ फील होता है, सुकून महसूस करते हैं, इसका हम इसको लेके काम कर रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल करके हमें पता ही नहीं होता कि हमें कोई प्रॉब्लम है। हमने और देखा अगर वो हमारे नहीं बहुत से करते तो ड्राइवर उनका हजरात दिमाग हैं, काम- वो लंबे रूट पे निकलते हैं, बिल्कुल दो-दो, ऐसा ही है, वो तीन-तीन थकते भी नहीं। ड्राइविंग कर रहे हैं और उन्होंने थकते भी सूटा लगाया हुआ है। नहीं, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ी। वो कहते हैं फोकस बढ़ जाता है, ऐसे क्या है मामला? आइस लेने से फोकस आपका बहुत तेज हो जाएगा, बढ़ेगा, आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे, आपको लगेगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और नींद उड़ एक्स्ट्रा जाएगी। एनर्जी। आपके हार्मोन का लेवल अगर नॉर्मल बंदे का यहाँ है ना, आइस का यहाँ है, इतना फर्क पूरी है। पूरी रात आपको जगाए रखेगा, आपको सोने जब की आप जरूरत पूरी रात जागेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक चीज़ की गई लोगों के साथ कि उनको 3 नाइट्स उनको सोने नहीं दिया गया। उसके बाद उनके ब्रेन की क्या कंडीशन हुई, वो ड्रग नहीं ले रहे थे, सिर्फ सोए नहीं है। और जेलों में तो ये थर्ड hallucination, टॉर्चर के तौर पर delusion start इस्तेमाल हो किया जाता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर के तौर पर जेलों में इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी मुजरिम से कुछ मनवाना मकसूद हो या उसे कुछ राय रास्त पर लाना मकसूद हो, तो उससे कुछ चीज़ें निकलवानी हो, तो उसको सोने नहीं दिया जाता। 1 रात, 2 रात, 3 रात, दिन बिल्कुल रात ऐसे ही जगाए रखा जाता है, और इसको थर्ड डिग्री टॉर्चर कहा जाता है। और आप ड्रग्स लेके इतनी महंगी महंगी अपने आप को खुद ही थर्ड डिग्री टॉर्चर दे रहे यूथ होते को हैं। कैसे वो बचाएं? pleasure भी तो दे रही है कैसे ना। अदीला साहब, आप यूथ को कैसे इससे दूर करें? ये इसके नुकसान और तो मुज़र असरात तो हैं ही।
उसमें सबसे पहले तो है कि हमें एनालिसिस अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑब्जर्वेशन लेवल पे हमें घर से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने पहले कहा, उससे हमें स्टार्ट करनी होगी चीज़ें। इसके अलावा ये है कि ऐसी कैंपेन्स चलानी होंगी अवेयरनेस की, ब्रोशियर्स दें, बुक्स दें इनिशियल लेवल पे, थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन जिसके अंदर हो, पॉजिटिव एक्टिविटीज यूटिलाइज किया जा सकता है। स्पेशली आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम पाकिस्तान में ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां हमारी एनर्जी, हर यंग जनरेशन में भरपूर एनर्जी होती है। जी हाँ। हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना नहीं आता। हमारे पास ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। और चैनलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी एक्टिविटी हो जो जिसमें हमें पार्टिसिपेट करने में प्लेजर मिले, ताकि हम इसमें अपना इंटरेस्ट शो करें और हमें उन चीज़ों की तरफ जाने में ना थोड़ी मुश्किल पेश हो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदीला सबा हमारे साथ मौजूद थी। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे कुछ बदलते हुए मौसम की। मौसम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, कभी मौसम ख़ज़ां और कभी बहार आ जाती है। लेकिन ये इंसानी सेहत के ऊपर कितने मुज़र असरात छोड़ते हैं तमाम जब मौसम और अगर शदीद शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो हीट वेव की शक्ल इख्तियार भी कर सकता है। और वैसे भी दुनिया को जिस तरह क्लाइमेट चेंजेस का सामना है पिछले कुछ सालों से, तो इसके असरात काफ़ी ज़्यादा परेशान कन हो चुके हैं, नुकसानदेह हो चुके हैं। तो डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से हीट वेव पे काबू पाया जाए, हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या क्या एहतियात है जो बरती जा सकती है? मौसम की, क्लाइमेट चेंज की जो असरात हैं उससे तो बचना मुमकिन नहीं, लेकिन अपने तौर पर हम क्या क्या इकदाम करें? जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आप जैसे आपने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है जी। और ये ग्लोबल फिनोमिना है और पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और हर साल आप ये देखते हैं कि इस साल मई की गर्मी पिछले 10-20 साल में पड़ी जाने वाली रिकॉर्ड गर्मी थी। तो ये एक ग्लोबल फिनोमिना चल रहा है और इंसानी जिस्म के अंदर एक मैकेनिज्म्स हैं कुछ जो हमें शदीद गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। लेकिन जब ये गर्मी एक हद से ज्यादा हो जाए तो वो कंपनसेटरी सिस्टम फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें बड़े इस वजह से एहतियात की जरूरत होती है कि आप अपने आप को कैसे इस शदीद गर्मी से बचाएं। डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए जो कि आपको तरोताज़ा रख सकते हैं, आपकी इंटरनल बॉडी को कूल रख सकते हैं, या फिर पानी का ही इंटेक डबल कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, आपको गर्मियों के अंदर शरबत का इस्तेमाल ज्यादा कर लेना चाहिए और जिसे हम कहते हैं नमकीन लस्सी। नमकीन लस्सी, जी जी, नमकीन लस्सी कर लीजिए, चाटी की लस्सी कर लीजिए। और जब मैं नमकीन लस्सी कहता हूँ तो ये कोई बहुत ज्यादा थिक दही वाली लस्सी नहीं होती। इसमें कोई 5% दही होता है और बाकी सारा 95% पानी डाल के और तो नमक डाल के। सो बेसिकली आपका जो वाटर कंटेंट लूज हो रहा है पसीने की वजह से, उसको आप रिकवर कर रहे हैं। इस तरह स्कंजबीन, लेकिन आजकल लीमू बहुत महंगे हैं तो वो काफी लोग अफोर्ड नहीं। एक पौधा लगा लिया जाए तो भी ठीक है, इमली, आलू बुखारा, ये सारी चीजें और पौधे। तो इस तरह के जितने भी शरबत हैं, लेकिन ये बाजारी जो शरबत है उनसे आप एतराज करें, इज्तनाब बरतें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम फहम का शरबत ये है कि पता कैसे चले कि आपको हीट स्ट्रोक का सामना है, आपको हीट स्ट्रोक के असरात आ चुके हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और ताकि फौरी तौर पे उसके लिए रेस्क्यू के इकदाम किए जा सकें? जी बिल्कुल, अगर आप गर्मी के अंदर या हीट ज़्यादा के अंदर काम कर रहे हैं या बाहर निकले हुए हैं और आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाए, आपकी गर्दन में दर्द होनी शुरू हो जाए, आपको मतली आनी शुरू हो जाए, तो ये वार्निंग साइंस हैं कि आपको हीट स्ट्रोक के आप करीब पहुंच गए हैं। तो आप बड़ी जल्दी से रिमूव कीजिए, साए वाली जगह में आए। अगर कहीं एयर कंडीशन आपको मिल सकता है तो एयर कंडीशन में चले जाइए वो, और अगर कहीं नहीं है तो कोई नलके के नीचे खड़े होके अपने ऊपर पर पानी डालिए
बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता अच्छा है। डॉक्टर और साहब, पहली ये तो जरूरत एक ये मिथ होती भी कि उसको है, कम करें। बड़े ये कहते हैं कि एकदम से गर्मी के अंदर अगर आप खेल कर भी बच्चे आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर लेकर आ रहे हैं तो फ़ौरन से पहले पानी के नीचे या एयर कंडीशन के नीचे नहीं जाएं ताकि बॉडी गर्म सर्द ना हो जाए। तो क्या ये नुकसानदेह नहीं होगा? फ़ौरन से पहले ही हमें एसी के नीचे या फिर पानी के नीचे अपने आप को कर लेना चाहिए, ठीक रहेगा ये या जी, थोड़ा वेट रूटीन करना के होगा? मामलात जी, जी। रूटीन के मामलात में तो जो बड़े कहते हैं वो ठीक है, लेकिन जब हम हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर बाकी मसाइल भी हो सकते हैं लेकिन उनका इश्यू कम है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि हमें टेम्परेचर बॉडी का कम करना है और जितनी जल्दी हम करेंगे तो हम बॉडी के ब्रेन को नुकसानात से बचा सकेंगे। तो इस वजह से प्रायोरिटी ये होती है इस मामले में, ये आम गर्म सर्द माहौल नहीं है। ये है कि आपको हीट स्ट्रोक हो गया है या किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है और आप उसको लेकर आए हैं और आपकी प्रायोरिटी फिर ये होनी चाहिए कि फौरी तौर पर उसको उसके जिस्म का हम टेम्परेचर कम करें। इस वजह से बच्चों में खास तौर पे जब मैं बच्चों का हम देखा भी करता था एज ए मरीज, तो हम ये कमेंट आपको भी पता है कि हम कहते हैं कि बर्फ की पट्टियां करें बच्चों को और पक्खा लगाएं, ऊपर रजाई वगैरह ना दें जब किसी बच्चे का बुखार शदीद हो जाता है। तो बेसिकली हीट स्ट्रोक के अंदर भी आपके जिस्म का ज्यादा हुआ होता है तो हमने उसको कम करना होता है। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो उसमें घबराए मत। और अगर उसको हीट स्ट्रोक है, जो मैंने अलामात बताई हैं, उसने धूप में काम कर रहा था, वो गर्मी में काम कर रहा था, तो ये हीट स्ट्रोक क्या है, ये कोई और चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की जो बाज़ारों में मिलने वाले शरबत हैं क्योंकि आसानी से वो एक्सेस में होते हैं, आप गुजरते हुए ब्रेक लगाते हैं और वो ले लेते हैं, तो ये जो स्क्रीन या मिलावट ज़दा या आर्टिफिशियल फ्लेवर या रंगों वाले जो मशरूबात हैं, ये तो उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान नहीं कर देंगे? जी, एक काम तो वो करते हैं, हम भी जवानी के दिनों में वही पीते रहे बाजारों में खड़े होकर। एक चीज तो वो काम आपका करते हैं कि आपके बॉडी का वाटर कंटेंट और जो भी साल्ट वगैरह वो जल्दी से आप रिकवर करती है। लेकिन उनके जो दूसरे नुकसान आता है कि अगर गंदे पानी से बनी हुई है, गंदे केमिकल से बनी हुई है, तो उनके लॉन्ग टर्म नुकसान हैं। पेट आपका खराब हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी कभार आपने पी लिया, तो अगर पिए तो ये देख लें कि बंदा साफ सुथरा है, जिन जो उसके यूटेंसिल्स हैं वो साफ सुथरे हैं कि नहीं है, पानी साफ इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा डॉक्टर साहब के घर जाके अच्छे से साफ सुथरा मशरूब बना के खुद आप इस्तेमाल कर लिया जाए, बजाय इसके कि आप बाहर ये चेक करने खड़े हो जाए कि वो साफ सुथरा बना रहे हैं या नहीं। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाहर मजदूर तबका काम कर रहे होते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं या वर्कर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, कुछ बाइकर्स होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, जब वो गर्मी और धूप से बाहर निकलें और घर पहुंचें तो क्या करें? सबसे पहले वो ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं और वो कहा जाता है कि वो सम टाइम आपके हार्ट अटैक की वजह भी बन जाता है यख बर्फ पानी पी लेना। तो क्या ये मिथ है या फिर ये दुरुस्त है? इससे हार्ट अटैक के खदशात होते हैं। आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, अगर आपको कोई मशरूब भी पीना है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए? नहीं, ये बर्फीले पानी के पीने से हार्ट अटैक होना, ये मैंने तो नहीं पढ़ा। हो सकता है कोई नई रिसर्च हो, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैंने नहीं एटलीस्ट इस बारे में पढ़ा। देखिए, जो मजदूर है बड़ी मेहनत कर रहा है और वो ये इंतजार नहीं कर सकता कि वो घर जाए तो शरबत बना के पिए। तो अक्सर जो काम वाली जगहों पे मैंने ये देखा है जहाँ पे मजदूर घर बना रहे हैं गर्मी के अंदर, वहाँ कूलर पड़े होते हैं उनके पास पानी पीने के, बर्फ भी होती है। तो मुझे एक इस जगह काम करवाने का इत्तेफाक हुआ था, तो मैं ये करता था कि उसमें 2-3 पैकेट ORS के डाल देता था उसी पानी के अंदर। तो उसमें फ्लेवर वाले ORS या निमकोल आपको मिल जाते हैं, जिससे पानी का जरा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और वो ज़्यादा भी पिया जाता है ना, एक गिलास से बिल्कुल उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है अमूमी तौर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सरदाई वगैरह ये उस पर बड़ी मेहनत होती है, यकीनी तौर पे सेहत बख्श तो है, लेकिन हम दूध सोडे का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो क्या दूध सोडा भी उतना ही मुफीद है जितना कि सरदाई या बाकी अच्छे मशरूबात? जी, कभी कभार आपने दूध सोडा पी लिया, हमारा कल्चर है, हम सब ने पिया है और अभी लोग पीते हैं, वो और बात है। लेकिन ये रूटीन नहीं होना चाहिए। ये गर्मी के अंदर खास तौर पे गैस वाली जो बोतलें होती हैं जिन्हें हम सोडा वाटर्स कहते हैं, वो कोई भी ब्रांड हो, वो फायदेमंद इतनी नहीं है। उसकी बजाय
जो शरबत हैं, वो स्क्वाशेस हैं जो आपको बाजार से मिल जाते हैं, कोई इतने महंगे भी नहीं है, उसको पानी में डालकर आप पी लें तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप और गैस डॉक्टर वाली साहब ये गैस वाली संदल का शरबत, इलायची का शरबत, ग्रीन, पीला, डिफरेंट कलर के मिल जाते हैं आपको, जाम शीरी होगी, इस तरह की बहुत सारे कंपनीज ने बना रखे हैं, तो क्या वो ठीक रहेंगे आपकी बॉडी के लिए? वो भी ठंडक देते हैं, आपको तरावट बख्शते हैं, इस तरह के जो इलायची का या संदल का शरबत हो गए? बिल्कुल, असल में तो ये सारा काम ये कर रहे होते हैं कि आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी कर रहे होते हैं। देखिए आप सादा पानी अक्सर लोगों के लिए पीना ज्यादा मुश्किल होता है। एक गिलास पिएंगे उसके बाद नहीं दिल करेगा, तो ये आपको उसको फ्लेवर दे के बेसिकली वाटर कंटेंट आपके अंदर जा रहा है। अगर शरबत कोई वाकई अच्छा है और उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं तो वो एक एडिड बेनिफिट है, लेकिन बेसिकली इन सारे का मकसद जो होता है आपके जिस्म को वो पानी पीने के काबिल बनाना, ज्यादा जो नॉर्मल हालात में शायद आप एक गिलास के बाद ना पिए। तो इस वजह से तमाम शरबत अच्छे हैं और मैं और रिकमेंड जो करूंगा बच्चे कि हैं, कोई सा भी आप शरबत पिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो पानी पिलाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों का पानी का इंटेक गर्मियों में भी उतना नहीं होता, सर्दियों में भी उतना नहीं होता, फिर डिहाइड्रेट हो जाना, ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है पेरेंट्स के लिए। और बच्चों को किस तरह से पानी की तरफ राग़िब करें? कुछ बच्चे तो मशरूब भी पसंद नहीं करते हैं, पानी की तरफ जाते ही नहीं हैं, तो उनका क्या किया जाए? देखिए वही बात है, बच्चों को आप बेशक जूस दे दें, जैसा मैंने कहा आप लस्सी बना दें, लेकिन पतली लस्सी बनाएं, मीठी हो या नमकीन हो, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट होना चाहिए। तो बच्चे को जोन सा जूस पसंद है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके वाटर के साथ दे दे। बच्चों को आपने फूड की तरफ अट्रैक्ट करना है मुख्तलिफ तरीकों के साथ। और बात सिर्फ ये नहीं है कि पानी वो पिए, कोई भी फ्लूइड वो पी रहे हैं गैस वाली बोतलों के अलावा, तो वो बेहतर है उनके लिए। तो जरूरी नहीं है कि वो सादा पानी पिए, वो आप जूस दे दें उनको, जो उनको पसंद है वो उनको दे दें। और गर्मियों में ये मशरूब घर में बने होने चाहिए, स्क्वाशेज हैं या आपने जिस तरह कहा है कि बहुत सारे शरबत हैं जो हमारे ट्रेडिशनल शरबत हैं वो बने हुए हैं घर में। शक्कर का शरबत होता है जिसमें सत्तू डाले होते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत यूज होती हैं गर्मियों के अंदर। तो वो पड़े हो तो बच्चे को जो पसंद है शरबत वो पी बिल्कुल ले। सही। नोट करने की बात है कि फ्लूइड कंटेंट उसके अंदर जा रहा है कि जाना नहीं चाहिए। जा रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, हीट स्ट्रोक इतनी शदीद है कि आपकी सांसें उखड़ गई हैं या आपको तेज़ बुखार हो गया है, गर्दन तोड़ बुखार हो गया है, तो उस सूरत में भी आपको क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, और वो क्या सिम्टम्स हैं जिस पे आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, इमरजेंसी में रुजू करनी चाहिए? जी देखिए, एक तो मैंने अलामात आपको पहले बताई है कि आपको सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया, आपकी गर्दन में दर्द हो गई, आपको मतली आनी शुरू हो गई है, आप क्या करनी शुरू कर देते हैं और आपको जिस्म बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये इमरजेंसी है, आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एम्बुलेंस आते या आपको इंतजाम करते देर लगती है तो उतनी देर में मरीज को फौरी तौर पे साई की जगह मुंतकिल करें, पंखे वाली जगह पे मुंतकिल करें, ठंडी जगह पे मुंतकिल करें। अगर बर्फ की पट्टियां मिल सकती है उसको बर्फ करें, ताकि जब तक मेडिकल हेल्प आती है उस वक्त तक हम उसको मैनेज कर सके। जिस तरह मैंने कहा है कि इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर आप कम करें। और इसमें मैं एक और भी ये करूंगा कि गर्मियों के दिनों में हर कपड़े पहन के बाहर ना निकले, खासतौर पर जिस वक्त गर्मी का टाइम है, दोपहर का बिल्कुल टाइम ठीक है। है। काले ऐसे कपड़े मरीज और को जल्द दूसरे से जल्द ठंडी जगह पर शिफ्ट करें, और अगर हो सके तो बर्फ़ की पट्टियाँ की पानी की पट्टियाँ कीजिए। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर राना जवाद असगर जनरल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि इस वक्त गर्मी शदीद हो गई है और उससे बचाव के लिए बहुत सारी तदबीर जो है वो आपको करनी पड़ती हैं, और अपने आप को वैसे भी इंटरनली कूल रखने के लिए आप ऐसे मशरूबात मौजूद है मार्केट के अंदर जिनको आप ला कर घर में बना सकते हैं, वरना नींबू पानी पीजिए और अपने आप को तरोताज़ा रखिए। जी, और कोशिश कीजिए कि गैर ज़रूरी तो सफ़र ना ही कीजिए। डायरेक्टली धूप के अंदर आपका एक्सपोजर ना हो तो बेहतर है। अगर ज़रूरी जाना भी हो तो इन एहतियाती तदाबीर के साथ, और जब आपको गैर मामूली फीलिंग आए तो फौरी तौर पे छाँव में हो जाइए या फिर करीबी हॉस्पिटल में रुजू कीजिए, ताकि जो कीमती जान है आपकी या आपके किसी प्यारे की, उसको बचाया जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। और बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है वो ये कि चेहरा शनासाई किसे कहते हैं, किसी के झूठ को पकड़ना है, किसी के सच को पकड़ना है। खवातीन तो इसमें एक्सपर्ट होती हैं। इशाला आप इतने हैरानगी से क्यों देख रही हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बताइए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जापानी कहावत भी ये कहती है कि एक इंसान के चेहरे के पीछे तीन चेहरे होते हैं। एक वो जो वो बाकी सबको दिखाता है, दुनिया को दिखाता है, और एक वो चेहरा जो दोस्तों को दिखाता है, और एक वो चेहरा वो किसी को नहीं दिखाता। तो खवातीन जो है वो तीसरा वाला चेहरा होता है ना, स्पेशली शौहर का, वो भी पहचानना जानती है। ये गुर कैसे सीखती हैं खवातीन? समराना हमारे हम समराना से ही जान लेते हैं। समराना शाह माहिर नजूम तो आप हैं, चेहरा शनासाई भी खूब जानती हैं। तो ये जो तीन चेहरों की मिसाल दी है, ये पहले तो ये बताइए ऐसा ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी इसको हम कह सकते हैं कि हर इंसान के वाकई ही जो है वो तीन चेहरे होते हैं। एक तो प्रेजेंस होता है, दूसरा वो जो है वो जो दुनिया को दिखाता है, और तीसरा वो चेहरा होता है जो वो खुद जानता है। वो कोई नहीं जानता। तो उस चेहरे को पहचानने के लिए क्या गुर सीखने होंगे? उसके अंदर जो सच्चाई होती है वो खुद ही जानता होता है, और वो दूसरों से भी छुपा रहा होता है। ठीक है, उसको पता होता है कि वो गलत है या वो सही है, लेकिन वो दूसरों के सामने एक इमेज बना के अपना पोर्ट्रेट कर रहा होता है। तो उस चेहरे को पहचानना, जी उस चेहरे को जो पहचानना है, वो बेसिकली फेस रीडर्स आपको आपके फेस फीचर्स जो होते हैं, कहते हैं ना कि आंखें जो होती हैं वो शख्सियत का आईनादार होती हैं। बिल्कुल, तो आंखों से जो है वो आप किसी का झूठ सच भी बड़ा इजीली पकड़ सकते हो, और आंखों से किसी की पर्सनैलिटी का भी आप जो है वो इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो। वो हम ये भी कहते हैं कि बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को टैली भी करेंगे तो आप देखेंगे मिस वर्ल्ड जितनी भी दुनिया में आई हैं, तो बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। अच्छा जी, मोस्टली क्या है छोटी मैं अगर समराना मैं आपको काट रही हूँ, मैं जब अपने शौहर का चेहरा ना पढ़ पा रही हूँ ना, तो फिर मैं आंखें पढ़ती हूँ। और मैं परसों ही कह रही थी आपकी आंखों में मुझे मोहब्बत नजर नहीं आ रही। अच्छा, वैसे ये बात ठीक है, खवातीन के अंदर कोई खास हिस्स होती है पहचान बीवियों के अंदर या पकड़ लेने की? वो पकड़ लेती हैं अपने बंदों को। कंपैरेटिव टू मैन जो है वो इंट्यूशंस जो है वो वुमेन्स की बड़ी स्ट्रांग होती है। वो झूठ सच जो है इजीली कैच कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज आपने किसी की झूठ सच पकड़ना है, तो वो हमारे पास एक बड़ा इजी ट्रिक है अकॉर्डिंग टू फेस रीडिंग, कि आप वो देखेंगे कि अगले बंदे का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर आप उसका देख लें, या आंखें, कोई भी जब आपसे झूठ बोलेगा तो फैब्रिकेटेड स्टोरी क्रिएट करेगा, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे देखेगा और आपसे आई टू आई कांटेक्ट। मुझे याद है साइकोलॉजी की क्लास में हमारी टीचर ने हमें बताया था, और ये थेरेपी करवाई भी थी। वो झूठ बोलेगा तो आप बता रहे हैं उसके आई बॉल्स पे आप गौर करें, वो लेफ्ट को मूव करेगी, चाहे वो चंद सेकंड या नैनो सेकंड्स के लिए क्यों ना हो। एग्जैक्टली। और अगर सच बोल रहा हो तो राइट पे मूव करेगा, बिकॉज उसको स्टोरी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। और जो झूठ बोलेगा वो कभी आई टू आई कांटेक्ट नहीं आपसे कर, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, अच्छा, स्टेबल नहीं होगा, तो चुराएगा। एग्जैक्टली। अच्छा समराना, हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हम उनके बारे में अगर जानें तो माहिरा खान का जो चेहरा है वो किस में आता है? ओवल शेप में आता है, रेक्टेंगल में आता है, ट्रायंगल में आता है? किस तरह से वो आप उसको उसमें लाएंगी कैटेगरी के अंदर? और फिर ये बताइएगा उनका चेहरा क्या कहता है। जैसे कि माहिरा खान साहिबा, मैंने पहले आपको कहा कि बड़ी आंखें, चमकदार आंखें जो है वो शोहरत का इंडिकेशन होती है। फिर ये अगर उनका फेस देखें तो बड़ा जो है वो सेटल सा उनका माहिरा की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जी। वी शेप अगर देखेंगे आप उनका जो है वो फेस ट्रायंगल, शार्प आर्टिस्ट जितने भी आपको लोग मिलेंगे, शार्प तेज दिमाग वाले जो लोग हैं, ज़हीन लोग जो हैं, वो अगर आप उनका माथा देखेंगे तो चौड़ा, जितना माथा चौड़ा है उतना ही इंसान जो है वो ज़हीन होगा। जितना माथा जो है वो कम होगा या वी शेप में होगा, उतना बंदा कैलकुलेटिव होगा। थोड़ा जिसे कहते हैं कंजूसी का भी एलिमेंट उस इंसान के अंदर जो है वो जरूर होगा। माथा छोटा। हाँ जी। और इसको थोड़ा हम मीन लोगों को भी पहचान सकते हैं इस तरीके से, जिनका माथा जो है वो छोटा है और वी शेप में। ठीक है। और इसी तरह से फवाद खान फवाद खान की अगर बात करें, उनका चेहरा क्या बताएं? आप फिर नोटिस करेंगे, बड़ी नाक बड़ी शोहरत, बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। आप फवाद खान का अगर टैले करेंगे, माथा देखेंगे बड़ा प्रोमिनेंट है, नाक लंबी है,
मतलब शोहरत बड़ी, आंखें देखें तो बड़ी। अच्छा, आईब्रोज बड़ा जो है फेस रीडिंग में हम इनको काउंट करते हैं। जैसे थिक आईब्रोज जिसकी भी होती हैं वो लोग जो है वो काइंड होंगे कंपैरिजन टू वो लोग जिनके पतले आईब्रोज हैं, वो शार्प होंगे। जिनके थिक आईब्रोज हैं वो अच्छा, जो है उनके वो लुक्स kind- भी तो शार्प दिखाते हैं, जिनके आईब्रोज बहुत शार्प होते हैं, बारीक हो चाहे खवातीन हो, अच्छा। उनकी लुक्स में भी वो शार्पनेस नजर आती है। अच्छा, जिनके ये कंबाइन होते हैं, यहाँ से जी। जुड़े हुए होते हैं मर्दों के और खवातीन के, मैं उनके यही बता रही हूँ, जो जुड़े हुए हैं, थिक आईब्रोज है, हेल्दी आईब्रोज है, वो बंदा काइंड होगा, अच्छा होगा, कहते हैं दिल का भी थोड़ा प्योर हार्टेड होगा, साफ होगा, कंपैरेटिव टू वो लोग जो बिल्कुल पतले या थोड़े जो है वो थिन आईलाइन आईब्रोज होते हैं, वो लोग थोड़े शार्प होते हैं। अच्छा, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है आप देखोगे ऐसे लोग आपको बड़े दिखेंगे जिनकी थिन आईब्रो। जिनके थिन आईब्रोज। ओके, अगली उसके सेलिब्रिटी बाद कौन है है? सजल अली। सजल अली सज्जल अली उनका चेहरा क्या बताता है? प्लीज आप फिर से आप देखें, आंखें आप देखें कितनी उनकी चमकदार है, बड़ी आंखें। बड़ी आंखें। फिर आप उनके चेहरे का स्ट्रक्चर देखें, जितने भी आर्टिस्ट हैं मोस्टली उनका जो स्ट्रक्चर है चेहरे का वी शेप का है। अच्छा। फिर अगर नाक भी देखेंगे तो लंबी ऊंची नाक, ऊंची शोहरत। तो जितने भी एक्टर्स हैं आप उनको देखेंगे उनका यही चेहरा ज़हीन है ये। लेकिन अगर आप इनका फेस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों अच्छा, का जब भी सजल झूठ face- बोलेंगी अच्छा। तो सजल की आंखें इसी तरह से नहीं, हो वो जाएंगी? सजल नहीं, वो कोई भी झूठ अच्छा बोलेगा जी। अच्छा, तो वो उसकी सबके लिए आईज है। पहले लेफ्ट को मूव वो तो करेंगे। है, लेकिन मैं आपको चेहरे का बताऊं, एंगल क्रिमिनल्स को मुख्तलिफ होता है। पहचानने के लिए या लीडर्स को पहचानने के लिए भी बाकायदा फेस रीडर्स हायर किए जाते अच्छा। हैं वेस्ट कंट्रीज में। अब ये है कि कोई लीडर या फिर वो क्रिमिनल्स का भी लीडर्स हो सकता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर आइज पे कहते हैं ना, आइज अगर आप देखेंगे तो जो लोग आप जो ज़्यादातर लीडर्स हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल लोग हैं, वो जब भी आपसे बात करेंगे तो उनका जो आई बॉल है, अच्छा वाइट पार्ट जो है आइज़ का, वो ज़्यादा दिखेगा और आई बॉल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा जब भी वो आपसे ठीक। इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम इजीली जो है ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं। सिमराना, हम लीडर्स की आप बात कर रही हैं। लीडर्स की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे लीडर्स झूठ ही बोलते हुए नजर आते हैं। तो इन लीडर्स लेकिन को वो लीडर्स होते हैं ना तो वो पहचानने के छुपा लिए- लेते हैं। उनको पहचानने के लिए भी क्या हमें कोई फेस रीडर हायर करना चाहिए कि पता चलता रहे ये झूठे दावे कर रहे हैं, झूठ बोल समराना रहे हैं? आपको रिस्क में डालना चाह रही हैं आप, उनके पोल खुलवा के। बिल्कुल जी, डेफिनेटली। मैंने पहले बता दिया कि अच्छा लीडर जो है या अच्छा वो इस तरह उसकी से आई बॉल आप- ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल, आई बॉल जब भी वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, वाइट पार्ट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और जो ऊपर का आई बॉल है वो हमेशा ऊपर रहेगा। आप नोटिस भी कर लीजिएगा। फिर ये कि डेंजरस या एक्सट्रीमिस्ट लोगों की एक आपको ट्रिक बता देती हूँ पहचानने के लिए, जो बहुत जिनसे आपको बच के रहना है, कभी भी आपने उन पे ट्रस्ट नहीं करना। जो भी आपसे इंटरेक्ट करते वक्त अगर आई बॉल्स नीचे हैं और वाइट पार्ट जो है वो आईज का जी। वो ऊपर की तरफ ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ऐसे लोग वो सीले होंगे। ऐसे लोग जो है अच्छा, मैं शहरियार मुनव्वर के बारे में मुझे जानना है सिमराना, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप जुनैद की फेस लो, रीडिंग आप करें। मेरे पे ही आ गए हैं। अच्छा, जुनैद साहब आप देखें, एक तो स्माइल देखें आप, पॉजिटिविटी कितनी हाँ, स्माइल देखा से ना? आपको और पता आपने सारी अच्छी बातें बतानी है क्योंकि कुछ नेगेटिव निकलवाना चाह रही हैं आपसे। वो नहीं निकाल। और फिर आप जुनैद साहब देखें कि मेरे ख्याल से इनको रीड करना या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आप इनका माथा देखें, बड़ा माथा, बड़ी जहानत। अच्छा, ये माथा वैसे मेरा बाद में बड़ा हुआ है जब बाल झड़ गए हैं। नहीं, फिर भी बाल जब बचपन से बड़ा नहीं था। प्रोमिनेंट है। अगर आप लीडर्स ले लें, अपने पॉलिटिशियंस को उठा के देख लें, आप देखेंगे बड़ा माथा, बड़ी शोहरत और इंटेलिजेंस जो है उससे आप अंदाजा लगा चलिए, सकते आपकी तो बात ठीक है यहाँ कि से पता चलेगा मैं कि- ज्यादा रीड करने से ज़हीन- बेहतर है ज़हीन इंफॉर्मेशन कहीं से ले लूं। हाँ। वो मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ सुनने को, बजाय इसके कि मैं रीड करूं। बिल्कुल। अच्छा, और- जैसे जुनैद साहब बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं, जब भी आपके जो कान हैं बिल्कुल फेस के साथ जुड़े होंगे तो वो लोग फैमिली ओरिएंटेड अच्छा। हैं। अच्छा, लापरवाह लोग जो हैं उनके कान हमेशा ये आपके फेस पार्ट से ऐसे बाहर आपको होंगे। थोड़े से अलग हुए होंगे। बड़े कान, ओहो। बड़ी जहानत, छोटे कान। अच्छा, हर चीज बड़ी बड़ी हो तो जहानत है भाई, मैं तो माफी चाहती हूँ, मुझे छोटी पसंद है। अब ये फेस रीडिंग में ये सब कुछ आए चलें, अब मेरा तो हो गया। शहरियार अब मुनव्वर का, शहरियार नहीं, मुनव्वर का शहरियार जान मुनव्वर का लेते हैं। बाद में, शहरियार पहले इशाल का बताइए आप। अच्छा, इशाल थोड़ी कैलकुलेटिव रहती होगी। आप जब देखेंगे नाप तोल के चीजें करती हैं। नाप तोल की चीजें और बड़ा बैलेंस
करके जो है ना चलने वालों में से होंगे। और गुस्सा मेरे ख्याल से इशाल को थोड़ा जल्दी आ जाता थोड़ा जल्दी हाँ जी, मुझे तो चीजों को रेगुलेट गुस्सा तो नाक में रहता है इंसान के। पेशेंस लेवल जो है Exactly. वो उनका तो बड़ा ही बैलेंस। मेरे तो बेडरूम की या वॉशरूम की चीज इधर से उधर हो रही है, मुझे उसकी जगह नहीं बदलना पसंद। अच्छा, वैसे एक चीज है समराना, आपकी बहुत अच्छी कि जो दिल का सच्चा होता है या प्योर होता है उसको भी शायद गुस्सा ज्यादा आता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है सामने वाले। कभी भी जो इंसान जो है एक्सप्रेसिव होते हैं वो दिल के साफ होते हैं हमेशा। बिल्कुल सही। और जी, आप आ जाएं, मैनेजमेंट शहरियार। क्वालिटीज कहते हैं कि जिन लोगों की अच्छी होती हैं वो ज़हीन और फतीन तो हो ना हो, लेकिन वो जिंदगी में सरवाइव कर जाते हैं। तो चलो तो आप ज़हीन भी हैं और फतीन भी। मैं चलो, ज़हीन ये तो नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा, शहरियार पे- मुनव्वर। हाँ जी, किधर है शहरियार? शहरियार की पिक्चर दिखाइए। अच्छा, आप शहरियार साहब भी देखेंगे तो उनकी भी आंखें आप देखें, आंखें आईब्रोज थिक है, इमोशनल है। फिर आप चेहरे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो अच्छा, ये फेस किस में आता है? ये ऑयल में आता है? नहीं या नहीं, फिर- आप तो long face, I देखोगे think. उनका फेस थोड़ा ट्रायंगल शेप, यहाँ देखो वी Exactly. वी बनता है ट्रायंगल शेप में। तो जितने भी आर्टिस्ट मोस्टली आप फेमस निकालोगे उनका चेहरा जो है, triangle होगा? ज्यादातर जो है वो ट्रायंगल या ओवल शेप में। अच्छा, जो है करीना कपूर, उनका मुझे लगता है कि हाँ राउंड जी, सा फेस उनका है या अच्छा, ओवल? जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ज्यादा उनका आप देखोगे वो स्क्वायर शेप, जो चेहरा स्क्वायर शेप में होगा वो उनका बैलेंस नहीं होगा लाइफ का। वो हमेशा हर चीज को जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे। ओके। अच्छा, फिर एक आपको ट्रिक बता दूं, ये यहाँ पे आप देखोगे लाइंस बनती है अक्सर लोगों जी, की, जी, आप जी। ऐसे करते तो यहाँ लाइंस बनती हैं, बिल्कुल। वो लोग मैच्योर नहीं होते, वो एंड लाइफ अच्छा, तक वो आप बचपना रह देखोगे, जाएगा उनके अंदर। बचपना उनके अंदर। चलो ये अच्छी बात भी है, लेकिन उनके अंदर जो है बचपना लेकिन रहता है। कुछ चीजों में मैच्योरिटी हाँ। जरूरी होती है। फिर शॉर्ट हाइटेड जो है लोग वो ज्यादा आपको ज़हीन कमजोर दिल के या छोटे दिल के? छोटी Height हाइट के के। जो लोग छोटे हैं, हाइट। अच्छा, वो वैसे ज्यादा छोटी हाइट ज़हीन वालों के होते बारे में कहा जाता है कि तेज वो तेज बहुत तेज फितने सरार। फितने होते हैं। अच्छा, आपने तो आसान लफ्ज इस्तेमाल आपने बचपन में सुना है कि जी जमीन के अंदर भी उतने ही है जितने हाँ, जमीन से हाँ। ऊपर है। और ये सही बात में है। कहते हैं जिन्ना जमीन के अंदर है उन्ना बाहर उन्ना बाहर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। बहुत शॉर्ट तेज होते हाइटेड हैं। लोग जो है आप देखोगे क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा आपको मिलेंगे। लंबी हाइट वाले जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं और ईमानदार होते हैं। अच्छा, ये झूठ बात भी नहीं ये भी बोलते। सही है कि अच्छा, ये जो जितनी बिल्कुल लंबी हाइट छोटे-छोटे होती है से होते हैं। उनकी अकल टखनाऊ में होती है। मैं कहती हूँ इनोसेंट थोड़े होते अच्छा, हैं, आप innocent थोड़ा ना अच्छे अल्फाज गुस्सा ना कर जाना देखने वाले। बेइज्जती सी हो जाती है टखनों में। अजरा सा नहीं, देखिए कहावत बनी हुई है, मैंने थोड़ी बनाई है। अच्छा, जिसने फिर बनाई समराना, है। वो जो बिल्कुल इतने इतने से बोने से लोग होते हाँ हैं जी। वो तो पूरा ही फितना होंगे, मतलब उनकी तो बिल्कुल ही हाइट छोटी। अच्छा, वैसे इस मजाक से हटके हजरत अली के बारे में कहा जाता है कि उनकी हाइट जरा कम थी। बिल्कुल। तो उनके बारे में कहा गया कि हजरत अली के अली को अलावा छोड़ जितने के, भी उनके अलावा छोटी हाइट के लोग होंगे वो फितना वो नेगेटिव अच्छा, एक्टिविटीज में छोटी हाइट के लोग बहादुर आपको जरूर बहादुर। कंपैरिजन टू लंबी हाइट वाले जो लोग हैं वो इतने बहादुर नहीं होंगे, वो साफ दिल होंगे, लेकिन छोटी हाइट के लोग आपको ब्रेव मिलेंगे, बहादुर लोग। और अच्छा, तेज भी। खवातीन के लिए थोड़ा सा टिप लेना चाहूंगी आपसे समराना कि अगर उन्हें अपने शौहर की फेस को रीड करना है असल चीज पे तो उनके अब आएंगे लिए मुद्दे पे। उनके यही लिए क्या शुरू से tricks पूछना है? चाह रही थी इशारा। उनके लिए क्या ट्रिक्स है, वो कैसे अपने शौहर का झूठ पहचान सकती हैं, और या वो जान सकती है कि उनका शौहर बहुत इनोसेंट है, बहुत काइंड हार्टेड है, या वैसे बहुत ही खवातीन को इसकी polite जरूरत नहीं है? होती, वो वैसे ही पकड़ लेती हैं। चलें, उनकी sixth sense- फिर भी आप पूछना उनकी चाह रही हैं तो sixth समराना senses बताइए काम जल्दी। करती मैं हैं। यही बता रही हूँ कि खवातीन तो माशाल्लाह सूंघ के बता जी हाँ, देती है कि मैं भी यही कह रहा था। क्या हो रहा है। जैसे हमने बताया किसी का झूठ आप इजीली, आपका बॉडी लैंग्वेज इधर उधर, आप जब स्टोरी क्रिएट करोगे तो आप बाईं तरफ जो है वो देखोगे। फिर ये आई कांटेक्ट झूठा इंसान कभी आप बॉडी लैंग्वेज से भी आप नहीं पकड़ कर सकते सकेगा। हैं। बिल्कुल। तो समराना हमारे साथ मौजूद हैं और बता रही थी कि किस तरह से किसी के चेहरे को पहचाना जा सकता है, किसी के झूठ को पकड़ा जा सकता है। तो सारे ट्रिक्स आपने सुन तो लिए हैं, इस पे अमल भी कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कितने कारआमद साबित इस हुए। पर अमल कीजिएगा। और अब आपको शौहरों के फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी रैकी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप फेस रीडिंग से ही जान सकते हैं कि आपका शौहर झूठ बोल रहा है या सच बोल तो रहा है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत से हम टॉपिक सेवेदार। ब्रेक के बाद शामिल करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। कोपेमाई की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है और वो ये कि पाकिस्तानी खातून डॉक्टर ने तिब से कोपेमाई तक सफ़र करते हुए एशिया में दुनिया की तीसरे बुलंद तरीन चोटी है जिसका नाम है कंचनजोंगा, इसे सर किया। और अमेरिका में मुकीम ये पाकिस्तानी कोपेमाई डॉक्टर शैला ने ये 8,586 मीटर लगभग ये दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी है जिसे इन्होंने कामयाबी से सर किया। जनाब बिल्कुल जी। और शैला शेख एक कोपेमा हैं और इसके साथ ही 4 बच्चों की माँ भी हैं। एक
माहिर मुआलिज भी हैं, पेशे से ये डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर शहला ने 2022 में अपनी कोपरमाई का आगाज़ किया था। बहुत ही खुशाइंद है हमारी उन ख़वातीन के लिए जो कि अपने जोड़ों के दर्द के साथ बैठी रहती हैं, हिलना नहीं चाहती हैं और बहुत सारे हीले बहाने जड़ती हैं कि अब हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, या फिर हमारा फिजिकल प्रोफेशन फिट है। होना भी जरूरी है ना, लेकिन तो शौक और लगन भी होनी चाहिए जो कि इनके पास 80 किलो आपका वेट हो और आपके अंदर लगन हो तो फिर मेरे ख्याल में बात बनेगी। अच्छा, उसके लिए फिटनेस भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल में सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद इस कामयाबी पर। साथ में इतनी सारी जिम्मेदारियां, यकीनी तौर पे घर के मामलात होंगे और आप डॉक्टर भी हैं, तो और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं बीइंग ए डॉक्टर वो भी, और साथ में ये शौक भी लेके चल रही हैं, तो कितना चैलेंजिंग है ये सारा कुछ साथ लेके चलना। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां कम नहीं होती इंसान की, वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। बैलेंस करना होता है और बैलेंस करना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, लेकिन यू हैव टू पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जब जज्बा हो, जब शौक हो और लगन हो तो सब चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शैला जी, बच्चे भी हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं आप, इसलिए थोड़ी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे आप थोड़ा रिलीफ आपको मिला है, और फिर साथ आप डॉक्टर भी हैं। फ़िटनेस के ऊपर बड़ी बात होती है कि ख़वातीन उतनी फ़िट नहीं होती जितने मर्द फ़िट होते हैं, और फिर जब वो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं तो वैसे ही वो अपने आप को कमज़ोर फील करना शुरू कर देती हैं। लेकिन आप उन ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी हैं और उनके लिए रोल मॉडल भी हैं जो कि अपने आप को बिल्कुल उसके बाद बेड पर लगा के बैठ जाती हैं। तो ये बताइएगा कि फ़िटनेस इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा, और जैसा जुनेद कह रहे थे, अगर किसी का 80 किलो वजन है तो वो तो कोई पैमाई नहीं कर सकता, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, डेफिनेटली आपको पहले वेट कम करना पड़ेगा, लेकिन आप ट्रैक तो कर सकते हैं, आप वॉक तो कर सकते हैं। फिटनेस इज थिंग जो कि आपके लिए और आपकी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने फिट आप होंगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे, वो भी उतने ही फिट बनेंगे। आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी और आरामदेह तरीके से गुजरेगी। चाहे आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने हिसाब से वॉक कीजिए। जोड़ों का दर्द है तो पानी में जाके थोड़ा स्विम कर लीजिए, क्योंकि आपके जॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर रिलीफ होगी। लेकिन फिटनेस इज मस्ट फॉर क्लाइंबिंग, बिल्कुल सही है। फॉर अच्छा, श्योर। मोटिवेशन उसके बगैर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। मोटिवेशन के लिए क्या करती हैं डॉक्टर साहबा? एक तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि किस तरह से खुद को मेंटेन रखना है, लेकिन आपकी इंस्पायरेशन किसको देख के ये कोपेमाई का शौक आया, कितने अरसा हो चुका है, ये सारी चीज़ें भी शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, मुझे एक्चुअली एक चैलेंज मिला था, और वो चैलेंज इस तरह था कि मैं अपने एक मरीज को बता रही थी कि आप खाने पीने के अंदर ये तवज्जो दीजिए। डायलिसिस के मरीज थे वो। डायलिसिस के मरीज को और तवज्जो देनी पड़ती है क्योंकि उनकी ज़िंदगी उस मशीन के साथ लिंक्ड होती है। तो उनको जब मैं ये सब चीज़ें बताएगी तो वो मुझे कहते हैं कि आप तो मुझे मेरी ज़िंदगी बदलने को कह रही हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप जाके एवरेस्ट चढ़ जाएं तो चढ़ जाएंगी आप। और मैं परेशान, मैं उसको देख रही हूँ कि ये मुझे क्या कह रहा है। मैं ऐसे समझा रही हूँ, ये मुझे ऊपर से बोल रहे हैं। तो जब मैंने उनको जवाब दिया कि अगर मुझे ज़रूरत होगी, मुझे करना है ये, तो मैं करूँगी। तो कहते हैं उफ, ऐसे लाइक क्या आप ऐसे ही बोल रही हैं। तो बाज़-औक़ात आपको दूसरों को बताने के लिए इट वाज़ अ चैलेंज, राइट? ही सेड कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, इतना आसान नहीं होता करना। तो देन आई हैड टू प्रूव इट, आई गेस, कि अरे वाह, जबरदस्त। नो, यू कैन चेंज। चेंज इज हार्ड, मुश्किल है। अगर आप मुझसे पूछें, मैं कोई यस, आई एम स्पोर्ट्स प्लेयर, आई गो टू जिम, लेकिन कोपहमाई इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ आपकी फिटनेस, ठीक है? और उसके लिए वही, जैसे आपने कहा कि मेरे पास मेरा काम है, मैं फुल टाइम फिजिशियन हूँ, 4 बच्चों की मैं माँ हूँ, घर संभालती हूँ, सब कुछ माशाल्लाह। करती हूँ। उसके साथ साथ ये सब कुछ करने के लिए फिर आपको अपना एक टाइम निकालना बिल्कुल, पड़ता है और एक कि एनर्जी अपने फिर से लिए बहाल वो करनी अपना पड़ती है। वक्त है। अब तक अब कितनी जी, चोटियां डॉक्टर शैला, अब तक कितनी चोटियां सर कर चुकी हैं आप? मैं 10-12 से ज्यादा कर चुकी हूँ चोटियां सर। जिसमें जबरदस्त। से मेजर लाइक मैंने स्टार्ट 4,000, 5,000, 6,000, क्योंकि एल्टीट्यूड हर एक को डिफरेंट तरीके से हिट करता है। यू हैव टू सी कि आपकी क्या लिमिट है और आप क्या कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने अपने आप को प्रोग्रेस किया है। ठीक है। और आपके लाइफ पार्टनर, और आपके हस्बैंड, उनकी सपोर्ट कैसी होती है? क्या शुरू में कोई रेजिस्टेंस रही? बच्चों के बारे में बताइएगा, वो भी क्या इंस्पायरेशन लेते हैं आपसे और इरादा रखते हैं इसका? सो मैं एक्चुअली, जो मेरा पहला ट्रैक था K2 बेस कैंप, मैं अपनी बड़ी बेटी को लेकर आई थी। पहली दफ़ा वाह वो जी वाह। पाकिस्तान आई थी और उसको K2 के बेस कैंप पे ही लेके चली गई थी। माय हस्बैंड इज आल्सो प्ले स्पोर्ट्स, माय ऑल किड्स प्ले स्पोर्ट्स। स्कूल के अंदर, जो स्कूल में हैं, और बेटी मेरी बड़ी अब कॉलेज में जा चुकी है। सो फॉर अस हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
यू नो आप अपने आप को हेल्दी रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे करें, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं उसको अपना एक पार्ट ऑफ रूटीन बनाएं, और आपको पता चलेगा कि जिंदगी की थोड़ी सी एंजाइटी कम हो जाती है। द मोर यू वर्क आउट, द मोर यू फील बेटर। आप जब अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे तो फिर दुनिया भी अच्छी लगना शुरू हो ही जाती है, यू नो। अच्छा, वो उस वक्त जैसे आप ये सारी चीजें बहुत ये इंपॉर्टेंट चोटियां है। सर करती हैं, उस वक्त क्या फीलिंग होती है? मतलब दुनिया को उस मकाम से देखना जिसको मतलब अक्सरियत ये तकरीबन लगभग सभी लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर से जाके नीचे की तरफ देखना, वो क्या फीलिंग होती है? और कोई ऐसा दिलचस्प इन तमाम 8 चोटियों में सफ़र जो आपको याद हो, कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? सबसे पहले मुझे शुक्र आता है। आप बेशक जितने भी तुरम खान हो, कुदरत के आगे कोई ट्रू। कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब आप एक पहाड़ चढ़ते हैं, जैसे अभी कंचनजंगा है, कंचनजंगा इज लाइक लोगों का आखिरी पहाड़ होता है, किसी का 8वां पहाड़ होता है, मेरा पहला पहाड़ था। यू नो लाइक उसके लिए कितनी मेहनत मुशक्कत मुझे करनी पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ हर कोई मेहनत मुशक्कत करके ही उसे चढ़ना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि कोई घर बिस्तर से उठा और चल दिया। लेकिन बाज़ औक़ात आप कुदरत के आगे आप कुछ नहीं है। अगर बिल्कुल ऐसे ही। पहाड़ में हवा चली, बर्फ पड़ी, जो आप जितने तुरम खान होंगे आपको उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आप अपनी इतना मेहनत के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, अपने बच्चे छोड़कर आई हूँ मैं सब कुछ, जी। और जब मैं चढ़ रही हूँ और मेरे लिए खुदा ने वो रास्ता खोल दिया, पहाड़ खुल आसान गया, बना दिया। मौसम खुल गया और मैं ऊपर पहुंच गई, अच्छा। तो मैं सिवाय इसके कि ये कहूँ कि अल्लाह आपका शुक्र है, कि मैं उन लोगों में से बेशक। हूँ जो वहां खड़ी हो सकी। और शुक्र तो इससे हर ज्यादा मैं हर और हाल कुछ में नहीं कर अदा करना सकती। चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आप बीइंग अ जी। डॉक्टर उन लोगों को क्या कहेंगी, या फिर आपका अपना भी क्या कोई ऐसा इरादा है? जिस तरह से बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के बगैर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद के साथ भी, खुद को भी आजमाते हैं और कुदरत को भी आजमाने चल पड़ते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर इन चोटियों को सर करने निकलते हैं, तो क्या आपका भी कोई ऐसा इरादा है और क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है, आसान है ये? देखिए, हर एक अपने तरीके से चलता है, कोई तरीका बुरा नहीं होता, बल्कि डाइवर्सिटी इज़ गुड। अगर लोग डिफरेंट रहेंगे तो वो आइडियाज़ और आते हैं। जब तक इंसान ज़िंदा है, मेरा ख़्याल है कि उसे अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ों से चैलेंज करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे लिए K2 इज़ इम्पोर्टेंट, मेरे लिए अगेन ट्राई एटलीस्ट एक पीक विदाउट ऑक्सीजन इज़ इम्पोर्टेंट, कि अपने आप की अपनी अपनी लिमिट, कि मैं कितनी हाइट पे कहाँ तक खुद सांस ले सकती हूँ। यस, लोगों का कहना कि ये खतरनाक है, नहीं, हर खतरा तो हर चीज में है, सांस लोगे तो मरोगे भी। बिल्कुल सही, हर बिल्कुल चीज हो सही। सकती है। अच्छा, सबसे तो मुश्किल कौन सी थी चोटी? सबसे मुश्किल जिसमें यही चैलेंजिंग भी वाली। रही और कहीं पे जाके आपको लगा हो कि ये कहाँ फंस गई मैं? इस अब मैंने बताया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चोटी मैंने हंसते हंसते चढ़ ली, कहीं कहीं मैं रोई डेफिनेटली। भी हूँ। हाँ। you know it's a very long summit push, like बहुत लंबा। और आप, मेरा पानी जम गया, मैं इधर पीछे देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, कोई आपको शेयर नहीं करने के लिए बैठा होता वहां पे। तो मैं कही यार मैं करूँ तो करूँ क्या, लाइक लिटरली मैं एक पैकेट अपना एनर्जी बार का खोल के, जेल का, और वहां से स्नो मुंह में डाल के, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए तो और आगे बढ़ूं। बीच में ठंड थी, तभी पानी जमा है, लाइक ऑल दैट स्टफ। आप चल रहे हैं और आप जैसे ही जाते हैं और देखते हैं, और वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी है, आप इंसान है, आप हिल जाते हैं। आप एक इसका आखिरी पार्ट जो है, उसके अंदर एक्चुअली काफी नुकीले पत्थर हैं जिसके ऊपर से आपको गुजरना होता है। वन रॉन्ग स्टेप और आप नीचे बस। तो खतरा हर जगह होता है। आपने मुझसे पूछा था कि कोई ऐसी चीज, तो मैंने जो 7,000 का माउंटेन किया था, स्पांटिक, जी। उसके अंदर जब हम ऊपर कैंप की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी बर्फ़ थी। तो मेरे जो साथ मेरे गाइड थे, वो आगे गए थे देखने के लिए जगह कि कहाँ पे करना है। तो मैं बैठी हुई थी और ऑल आई कुड सी इज़ ग्लेशियर, ऑल आई कुड सी इज़ माउंटेन, all I could see is like endless world, right? Endless world, and I am part of that endless world, like इतनी वास्ट हुआ है और उसमें मैं हूँ। तो आप किताबों में हमेशा पढ़ते हैं कि आप एक जर्रे की तरह हैं, आप ये जी। हैं, आप एक स्पेक हैं। तो एग्जैक्टली उसका मतलब आप वहां जाके पढ़ते समझ आता बहुत हैं, होगा। लेकिन उसको जी, और आप वहां बैठे हैं और आप वो देखते हैं कि आप कहते हो वाह, मैं बस एक छोटा सा वो हूँ, लेकिन
मेरे बगैर आज ये दुनिया कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आप अच्छा डॉक्टर साहब इसकी ये आप भी समझ रहे हैं कि बताइएगा कि आपने इसकी ट्रेनिंग कितना टाइम आपने इसकी ट्रेनिंग किया, उसके बाद फिर आपको लगा कि अब मैं किसी भी चोटी को सर करने के काबिल हो गई हूँ, अब मुझे चोटी सर करने से कोई नहीं रोक सकता। कितना वक्त लगा आपको इस प्रैक्टिस के अंदर? मैं 2021 के बाद से जो है अपने आप को मोर एक्टिव और प्रिपेयरिंग फॉर माउंटेनियरिंग कर रही हूँ। अपनी मैंने रिसर्च बहुत की है, उसके बाद ट्रेनिंग, जिम, क्लाइंबिंग के लिए जाना। 2 दिन की छुट्टी है क्योंकि शिकागो में मैं बेस्ड हूँ, शिकागो में कोई पहाड़ नहीं है, आई हैव टू गो आउट एंड क्लाइंब। उसके बाद सिलेक्शन, हाइट की कि कौन सी सिलेक्शन पे जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, फिर छुट्टी, काम से छुट्टी लेना, ये सारी चीज़ें। सो इट वाज अ होल प्रोसेस, ये एक दिन की बात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ करने का है। एंड एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट कि मुझे पता हो कि सेफ्टी क्या मैटर हो करती है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो क्या मैं अपने आप को नीचे सही सलामत लेकर आ सकती हूँ कि नहीं, ऊपर चढ़ सकती हूँ तो नीचे भी उतर सकती हूँ कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। पहाड़ सेलेक्ट करने से पहले आप पहले अपने आप को देखते हैं, फिर पहाड़ को देखते हैं, फिर आप उसके हिसाब से फिर दोबारा तैयारी करते हैं। लाइक फॉर दिस वन आई हैड टू डू अ डिफरेंट सेट ऑफ तैयारी, राइट, क्योंकि इसमें काफी ऊंचाई है, काफी स्ट्रेट है, एंगल जो है वो 60, 70, 80, 90 डिग्री के एंगल पे आप चल रहे होते हैं। तो यू हैव बिल्कुल टू हैव ठीक है, दैट स्ट्रेंथ, तो उसके हिसाब से। देखो रिवाज, जाते जाते जो यूथ है हमारी, जो बच्चे हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मशवरा, किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, पहले सबसे पहले तो ये है कि अपने लिए एक आइडिया बनाएं, आप करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ, और उस आइडिया के ऊपर फिर काम करें। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, आपको जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट, एंड देन फिर बाकी कुदरत के ऊपर है, खुदा के ऊपर है कि आपको कामयाबी और उसके दें। बाद फिर अपने आप को फिट करें और उसके बाद इसमें कूदें, ऐसे ही मत आ जाएं। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर शहला शेख मौजूद थी, और जिस तरह से के साथ इन्होंने ये तमाम चोटियां सर की हैं, यकीनी तौर पर हम तमाम ख़वातीन के लिए, बल्कि मर्दों के लिए भी जो कि डर जाते हैं और अपने आप में हिम्मत पैदा नहीं कर पाते ऐसी चोटियों को सर करने की, उनके लिए भी एक मिसाल मौजूद है इसके अंदर। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं क्योंकि कल फिर आपसे मुलाकात करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।